नमस्कार, मैं उदय NE24 के खास कार्यक्रम सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। और बुलेटिन की शुरुआत कर उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। तो सावन सोमवार का पावन पर्व शिवमय हुआ देश। जल धरती पर वापस आ रहे सुधांशु। तो राज्य में नए राज्यपाल की नियुक्ति हुई है। बॉक्स ऑफिस पर पस्त हुई आंखों की गुस्ताखियां। धीमी चाल से आगे बढ़ रही मालिक। तो इन्हीं तमाम बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे और सबसे पहले रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की। तो भारत के अंतरिक्ष मिशन में एक ऐतिहासिक क्षण और सामने आने वाला है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला, जिन्होंने 18 दिन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर बिताए हैं, अब धरती पर वापसी के लिए तैयार है। बता दें कि एक्सियम 4 मिशन के तहत उनकी वापसी सोमवार शाम से शुरू होगी। ये मिशन भारत सहित हंगरी और पोलैंड के लिए भी अंतरिक्ष में वापसी का प्रतीक है, क्योंकि इन देशों ने 4 दशकों बाद फिर से अंतरिक्ष में भागीदारी की है। शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम आज करीब 2 बजे तक ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में सवार हुई और अंतरिक्ष स्टेशन से अनडॉकिंग शाम 4:35 यानी कि IST पर होगी। और इसके बाद स्पेसक्राफ्ट 22.5 घंटे की यात्रा के बाद मंगलवार दोपहर 3:01 पर IST पर कैलिफोर्निया के तट के पास समुद्र में स्प्लेश डाउन करेगा। और इसके साथ ये प्रक्रिया स्वचालित होगी, जिसमें किसी भी मैनुअल हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी। तो भारत के अंतरिक्ष मिशन में एक और ऐतिहासिक क्षण सामने आने वाला है, जहां भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला, जिन्होंने 18 दिन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर बिताए, अब धरती पर वापसी के तैयार हैं। एक्सियम 4 मिशन के तहत उनकी वापसी सोमवार शाम से शुरू हो गई है। ये मिशन भारत सहित हंगरी और पोलैंड के लिए भी अंतरिक्ष में वापसी का प्रतीक है, क्योंकि इन देशों ने 4 दशकों बाद फिर से अंतरिक्ष में भागीदारी की है। शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम आज करीब 2 बजे ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में सवार हुए और अंतरिक्ष स्टेशन से अनडॉकिंग शाम 4:35 पर यह की जाएगी। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट 22.5 घंटे की यात्रा तय करेगा और मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे कैलिफोर्निया के तट के पास समुद्र में लैंड करेगा। तो भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु जल्द ही धरती पर वापस लौटेंगे और भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि की बात है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु से बात की थी और शुभांशु ने भी अपने अनुभव साझा किए थे। तो बता दें कि जल्द ही भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला धरती पर वापसी करेंगे और करीब 4:30 बजे अंतरिक्ष स्टेशन से उनकी जो फ्लाइट स्पेसक्राफ्ट है वो अनडॉकिंग करेगा, जिसके बाद उनकी वापस धरती पर रवानगी होगी। तो आपके मन में भी सवाल होगा कि शुभांशु शुक्ला धरती पर वापस कैसे आएंगे, कौन सा रॉकेट, क्या होगी स्पीड, कैसे होगा लैंडिंग। हम आपको हर सवाल का जवाब देने वाले हैं। क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धीरे धीरे अलग होगा, यानी कि अनडॉक होगा। इसे अनडॉकिंग कहते हैं। ये पूरी प्रक्रिया ऑटोमेटेड होती है, लेकिन क्रू इसकी निगरानी करता है। अलग होते ही कैप्सूल पृथ्वी की ओर धीमी धीमी गति से बढ़ेगा। फिर कैप्सूल को धीमा करने के लिए रॉकेट फायरिंग होगी। इससे रेट्रोग्रेड बर्न कहते हैं। ये इसलिए की जाती ताकि स्पेसक्राफ्ट धरती के गुरुत्वाकर्षण में प्रवेश कर सके। जैसे ही कैप्सूल पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा, वह तेज गर्मी और घर्षण का सामना करेगा। इस समय कैप्सूल की गति लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जो उतरते उतरते धीरे धीरे कम होती जाती है। वायुमंडल में घुसने के बाद पहले छोटे और फिर मुख्य पैराशूट खुलते हैं, जिससे स्पेसक्राफ्ट की गति धीमी होती है और फिर सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित होती है। नासा के मुताबिक अगर मौसम ठीक रहा तो वे कैलिफोर्निया के समुद्र तट के पास पानी में उतरेंगे। बता दें कि नासा इसे लाइव दिखाएगा। तो क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट आमतौर पर अटलांटिक या गल्फ ऑफ मैक्सिको में समुद्र पर उतरता है। स्पेसएक्स की रिकवरी टीम तुरंत मौके पर पहुंचती है और कैप्सूल को जहाज पर लिफ्ट कर क्रू मेंबर्स को बाहर निकाला जाता है। ड्रैगन यान में
580 पाउंड यानी कि करीब 263 किलो का वैज्ञानिक सामान वे लेकर आ रहे हैं और इसमें नासा का हार्डवेयर और 60 से ज़्यादा साइंस एक्सपेरिमेंट के डेटा होंगे। ये सभी प्रयोग अंतरिक्ष में किए गए। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अनडॉकिंग से लेकर उतरने तक लगभग 12 से 16 घंटे लगेंगे और धरती के वायुमंडल में रीएंट्री के वक्त स्पीड 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे होती है, जो घटकर लगभग 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। इसरो ने 550 करोड़ रुपए खर्च कर अंतरिक्ष में भेजा था। इस मिशन के लिए इसरो ने लगभग 550 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये मिशन इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान के लिए मील का पत्थर माना जा रहा है, जिसे 2027 में लॉन्च किया जाना है। वहीं आपको बता दें कि शुक्ला का ये अनुभव उस मिशन की तैयारी में बेहद उपयोगी साबित होगा। धरती पर लौटने के बाद रीहैव फेज यानी कि स्पेस से लौटने के बाद शुक्ला उनकी टीम को 7 दिनों तक पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में ढलने के लिए पुनर्वास प्रक्रिया से गुजरना होगा। वजनहीन वातावरण में रहने के बाद शरीर को फिर से सामान्य स्थिति में लाने के लिए बेहद जरूरी है। इस पूरी प्रक्रिया को वैज्ञानिकों की निगरानी में किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 राज्यों में नए राज्यपाल की नियुक्ति कर दी है। इसके अलावा उपराज्यपाल की भी नियुक्ति की गई है। राष्ट्रपति ने प्रोफेसर आसिम कुमार घोष को हरियाणा का राज्यपाल और अशोक गजपति राजू को गोवा का राज्यपाल नियुक्त किया है। इसके अलावा कमिंदर गुप्ता को लद्दाख का उपराज्यपाल बनाया गया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल पद से रिटायर्ड ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के 2 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में नए राज्यपाल और उपराज्यपाल की नियुक्ति कर दी है। सोमवार 14 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में इस बात की घोषणा की गई है। जानकारी के मुताबिक हरियाणा और गोवा के राज्यपाल बदल दिए गए हैं। वहीं लद्दाख के उपराज्यपाल के पद पर भी नई नियुक्ति की गई है। राष्ट्रपति भवन ने बताया कि भारत के राष्ट्रपति ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल पद से ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्रा रिटायर्ड का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। तो भारत की राष्ट्रपति ने किन किन राज्यपाल और उपराज्यपाल की नियुक्ति की है वो भी आपको बता दें कि प्रोफेसर आसिम कुमार घोष को हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही कोषापति अशोक गजपति राजू को गोवा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। साथ ही कविंद्र गुप्ता को लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया है। अशोक गजपति राजू वरिष्ठ राजनेता और पूर्व केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू को पीएस श्रीधरन पिल्लई के स्थान पर गोवा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता को लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहीं ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्रा रिटायर्ड का इस्तीफा स्वीकार कर लिए गए। प्रोफेसर आसिम कुमार घोष प्रतिष्ठित शिक्षाविद और राजनीतिक विचारक हैं। उन्हें बंडारू दत्तात्रेय की जगह हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 राज्यों में नए राज्यपाल की नियुक्ति कर दी है और इसके अलावा उपराज्यपाल की भी नियुक्ति की गई है। तो राष्ट्रपति ने प्रोफेसर आसिम कुमार घोष को हरियाणा का राज्यपाल और अशोक गजपति राजू को गोवा का राज्यपाल नियुक्त किया है। इसके अलावा कविंदर गुप्ता को लद्दाख का उपराज्यपाल बनाया गया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल पद से रिटायर्ड ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और आज का दिन यानी कि सोमवार भोलेनाथ के भक्तों के लिए बेहद खास है। देश के कोने कोने में शिव मंदिरों में आज आस्था का सैलाब उमड़ा है। वहीं भक्त कांवड़ लेकर पैदल चले आ रहे हैं तो वहीं शिवालयों को फूलों से सजाया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, लेकिन भक्तों का जोश हर व्यवस्था को पार करता दिख रहा है। गंगा किनारे हरिद्वार में कांवड़ियों का चंद-सैलाब केसरी रंग में डूबे श्रद्धालु और हर गली मोहल्ले में बोल बम की गूंज। सावन सोमवार पर कांवड़ लेकर हजारों भक्त हरिद्वार ऋषिकेश से चल बढ़कर शिवालयों की ओर बढ़ रहे हैं। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था
और एनडीआरएफ और स्वास्थ्य दल भी लगातार मुस्तैद हैं। वहीं आपको बता दें कि काशी नगरी में भी शिव भक्तों का जनसैलाब उमड़ा है। बाबा विश्वनाथ के दर पर भव्य फूलों से सजावट की गई है। प्रशासन ने दर्शन के लिए लाइटिंग सिस्टम, इसके साथ ही लाइनिंग सिस्टम किया है और मेडिसिन हेल्प डेस्क भी लगाए हैं। पूरे मंदिर परिसर में सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग प्रदेश के शिवालयों की, जहां आप देख सकते हैं जबलपुर में बाबा भोले के दर पर बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। मंदिर को फूलों से सजाया गया है। दूसरी तस्वीर भोजपुर की है, जहां बेहद ही प्रसिद्ध मंदिर है और बता दें कि बड़ी शिवलिंग है इस मंदिर में और माना जाता है कि एक रात में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। तो सावन सोमवार का आज पहला दिन है और सोमवार का दिन भगवान भोले को अति प्रिय माना जाता है। ऐसे में बड़ी संख्या में जो शिव भक्त हैं वो सोमवार को बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये तीसरी तस्वीर आपको धार से दिखा रहे हैं, जहाँ धार में शिवालयों में विशेष इंतजाम किए गए हैं और आप देख सकते हैं कि बारिश का मौसम भी है। ऐसे में लगातार फुहारों के बीच जो बाबा भोले के भक्त हैं वो भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक पुष्प अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। और चौथी तस्वीर आपको पेंडा से दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में पंच तत्व जो हैं वो चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और दूध, दही, इसके साथ ही द्रुबा, तमाम जो द्रव्य पदार्थ हैं उनका भोग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। चौथी तस्वीर और पांचवी तस्वीर एटा से है, जहां भगवान भोलेनाथ के दर पर लगातार भजन कीर्तनों का दौर जारी है। छठी और आखिरी तस्वीर है वाराणसी से, जहां बाबा काशी विश्वनाथ के दर पर बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं और लंबी लंबी कतारें लगी हैं और भक्त अपनी बारी आने का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक यात्रा नंदा राजजात को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। हाल ही में सीएम धामी की अध्यक्षता में इस यात्रा को लेकर चौथी उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में यात्रा मार्ग में सुविधाओं, स्वास्थ्य व्यवस्था, पेयजल, स्वच्छता और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों और स्थानीय स्टेक होल्डर्स से मिले सुझावों को अमल में लाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि नंदा राजजात उत्तराखंड के लिए किसी महाकुंभ से कम नहीं है, इसलिए हर पहलू पर बारीकी से काम किया जा रहा है। नंदा देवी की पालकी यात्रा को लेकर सरकार की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चौथी बैठक में साफ किया है कि यात्रा राज्य के आस्था और पहचान से जुड़ी है और इसे गरिमा के अनुरूप संपन्न कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। तो ये तस्वीरें आप देहरादून से देख रहे हैं, जहां देहरादून में आपको बता दें कि उत्तराखंड की प्रसिद्ध यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है। तो उत्तराखंड की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक यात्रा नंदा राजजात को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। हाल ही में सीएम धामी की अध्यक्षता में इस यात्रा को लेकर चौथी उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में यात्रा मार्ग में सुविधाओं, स्वास्थ्य व्यवस्था, पेयजल, स्वच्छता और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। नंदा राजजात यात्रा हमारा वो भी पूरे उत्तराखंड का एक महाकुंभ जैसा हमारा उत्सव है और ये यात्रा हमारी बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है। उसको लेकर जहां पहले भी, आज से पहले भी 3 बैठक संपन्न हुई है। पूरी यात्रा के बारे में योजना बनाई गई है, कैसे हमारे जो अवस्थापना सुविधाएं हैं उनको ठीक किया जाए, कैसे वहाँ के मार्गों को ठीक किया जाए, यात्रा का संचालन कैसे हो। बीच में हमने सभी जनप्रतिनिधियों से भी, सभी यात्रा के स्टेक होल्डर से भी, सभी लोगों से संवाद किया था। उनके जो सुझाव हैं उनके सुझाव पर हम काम कर रहे हैं। बहुत सारी जो योजनाएं हैं जो आगे चलकर पूरी होनी है, उनके सुझाव यहाँ प्राप्त हो गए हैं। उन पर जल्दी काम करके यात्रा बहुत भव्य होगी, ऐतिहासिक होगी, उसके निमित्त हम काम करें। श्रावण मास का पहला सोमवार और बड़ी संख्या में शिव भक्त भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी देहरादून में शिव का जलाभिषेक कर शिव भगवान की पूजा अर्चना की और इस दौरान सीएम ने भगवान शिव की स्वयं स्तुति पढ़कर जलाभिषेक किया, प्रदेश की खुशहाली की कामना की। बता दें कि लगातार भक्त मंदिरों में पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में सावन सोमवार के पहले सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी भगवान शिव की आराधना की और आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपको बता दें कि भगवान शिव का जलाभिषेक किया
और स्वयं स्तुति पढ़कर पूजा अर्चना की, साथ ही प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की। बॉलीवुड स्टार राजकुमार राव की फिल्म मालिक ने बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत की, लेकिन वीकेंड पर फिल्म की कमाई में थोड़ा उछाल देखने को मिला है। दूसरी तरफ विक्रांत मैसी और शयाना कपूर की फिल्म आंखों की गुस्ताखियां का बुरा हाल है। इस रोमांटिक फिल्म की कमाई में लाखों में सिमट कर रह गई है। तो जानिए ओपनिंग वीकेंड पर मालिक और आंखों की गुस्ताखियां ने कितना बिजनेस किया है। तो बता दें कि गैंगस्टर ड्रामा फिल्म मालिक में राजकुमार राव के साथ मानुषी छिल्लर भी लीड रोल में नजर आ रही हैं। पहले दिन यानी कि शुक्रवार को फिल्म 3.75 करोड़ रुपए से फिल्म का खाता खुला है। दूसरे दिन फिल्म की कमाई 5.25 करोड़ रुपए हुई है। वहीं ट्रेड वेबसाइट सेकनिकल रिपोर्ट के मुताबिक तीसरे दिन यानी कि रविवार को मालिक ने 5.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। इससे राजकुमार की मालिक की भारत में कमाई 14.25 करोड़ रुपए हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ विक्रांत मैसी और शयाना कपूर की फिल्म आंखों की गुस्ताखियों का बुरा हाल है। फिल्म ने पहले दिन सिर्फ 30 लाख रुपए का बिजनेस किया था। दूसरे दिन फिल्म की कमाई 49 लाख और तीसरे दिन 41 लाख रुपए हुई है। इस तरह विक्रांत मैसी की फिल्म पिछले 3 दिनों में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 1.2 करोड़ रुपए की ही कमाई कर पाई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म को थिएटर्स में ऑडियंस का कितना रिस्पांस मिल रहा है। मालिक फिल्म के स्टार कास्ट राजकुमार राव और मानुषी छिल्लर की फिल्म मालिक का डायरेक्शन पुनीत ने किया है। इस फिल्म के स्टार कास्ट में प्रतीक प्रदीप, इसके साथ ही सौरभ सचदेवा, सौरभ शुक्ला, अंशुमान पुष्कर, स्वानंद, राजेंद्र गुप्ता और बलजिंदर कौर शामिल हैं। फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस से मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। वहीं विक्रांत मैसी और शयाना कपूर की फिल्म आंखों की गुस्ताखियां का डायरेक्शन संतोष सिंह ने किया है। ये मूवी रस्किन ब्रांड की प्रसिद्ध कहानी द आइज हैव इट पर आधारित है। सावन शुरू होते ही जहाँ एक और पूरे देश में लोग भगवान शिव की भक्ति में डूबे हैं, तो वहीं भोजपुरी एक्ट्रेस रानी चटर्जी ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने हाथों में शिवलिंग लिए तस्वीर शेयर की, जिसमें एक्ट्रेस अपने हाथ में शिवलिंग को प्यार से थामे नजर आ रही हैं, जिसे दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं। रानी ने कैप्शन में लिखा कि सावन की शुभकामनाएं, भोले बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करें। बता दें कि ऐसे रानी का नाम सहिबा शेख है, लेकिन एक्ट्रेस का स्क्रीन नाम रानी चटर्जी है। ससुरा बड़ा, पैसा वाला, देवरा बड़ा, सतावेला और रानी नंबर 786 जैसी फिल्मों अपनी एक्टिंग का जलवा दिखा चुकी हैं। भगवान शिव की भक्ति में लीन दिखी एक्ट्रेस रानी चटर्जी हाथों में शिवलिंग को प्यार से थामे दिखी हैं और उन्होंने इस फोटो को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। तो रानी ने सभी को सावन की शुभकामनाएं दी हैं और एक्ट्रेस रानी चटर्जी की इस फोटो को दर्शकों का भी और उनके फैंस का भी भरपूर प्यार मिल रहा है। महंगाई के मोर्चे पर राहत भरी खबर है। भारत में थोक महंगाई दर 21 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। होलसेल प्राइस इंडेक्स बेस्ड महंगाई दर अक्टूबर 2023 के बाद से पहली बार नेगेटिव में दर्ज हुई है। जून 2025 में भारत की थोक महंगाई दर 0.13% रही। वाणिज्य मंत्रालय ने सोमवार को ये आंकड़े जारी किए हैं। इससे पहले थोक महंगाई मई में 0.39%, अप्रैल में 0.85%, मार्च में 2.25%, फरवरी में 2.38% और जनवरी में 2.51% पर थी। महंगाई दर का यह आंकड़ा उम्मीद से कम रहा है। अर्थशास्त्रियों ने जून में थोक महंगाई के 0.52% पर रहने का अनुमान जताया है। फूड, नॉन फूड मैन्युफैक्चरिंग, फ्यूल और पावर सेगमेंट की कीमतों में गिरावट से ओवरऑल थोक महंगाई में ये गिरावट आई है। जून में थोक महंगाई में आई इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह खाद्य वस्तुओं की कीमतों में गिरावट आना है।
जून महीनों में फलों और सब्जियों, दालों, अनाजों, मसालों, खाद्य तेलों की कीमतों में गिरावट आई है। दूसरी तरफ फ्यूल और पावर की कीमतों में भी गिरावट आई है। जून महीने की थोक महंगाई घटकर -0.13% पर आ गई है। ये इसका 20 महीने का निचला स्तर था। इससे पहले अक्टूबर 2023 में ये -0.56% पर थी। वहीं मई में ये 0.39% और अप्रैल में 0.85% पर थी। रोजाना की जरूरत के सामान और खाने पीने की चीज़ों की कीमतों के घटने से महंगाई कम हुई है। तो बता दें कि खाद्य वस्तुएं सस्ती होने से महंगाई घटी है। भारत में थोक महंगाई दर 21 महीने के निचले स्तर पर आई है। 2023 के बाद नेगेटिव में महंगाई दर दर्ज की गई है। तो बता दें कि भारत में महंगाई दर में कमी देखने को मिली है और 21 महीनों बाद सबसे निचले स्तर पर महंगाई दर आई है। देवभूमि की चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं के पंजीकरण के बाद अब धामी सरकार प्रदेश के अन्य धार्मिक स्थलों में भी पंजीकरण कराने पर विचार कर रही है, जिससे श्रद्धालुओं की संख्या के हिसाब से धार्मिक स्थलों की क्षमता का भी आकलन किया जा सके। सरकार के इस प्रयास को भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत एक अच्छा प्रयास बताया है। उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश में अनेकों ऐसे विश्वविख्यात मंदिर हैं जहां लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं, इसलिए पंजीकरण की प्रक्रिया आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए की जा रही है। तब उत्तराखंड के तमाम धार्मिक स्थलों पर भी पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बता दें कि जिस प्रकार से लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है और आने वाले समय में अब अन्य धार्मिक स्थलों पर भी पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी। दिनों जिस प्रकार से हमारे प्रदेश के अंदर लगातार देश और दुनिया के लोग चार धाम यात्रा के लिए, अन्य मंदिर हमारे प्रदेश के अंदर विश्वविख्यात मंदिर हैं जहां लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, वहां के दर्शन के लिए आते रहे हैं। और लगातार यहाँ जिस तरह से ट्रैफिक बढ़ रहा है उसका कई दिक्कतें भी आम लोगों को हुई है। इसके समाधान के लिए सरकार के द्वारा सभी जो बड़े हमारे तीर्थ स्थल हैं और जो धार्मिक स्थल हैं वहां पर भी लोगों के पंजीकरण, पहले चार धाम में पंजीकरण की व्यवस्था की गई थी, उसी तर्ज पर पंजीकरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। निश्चित रूप से इससे आम लोगों को भी लाभ मिलेगा। जो ट्रैफिक की समस्या, जाम की लगातार समस्या हो रही थी, उससे भी समाधान मिलेगा और आने वाले श्रद्धालुओं को भी उससे सुविधाएं मिलेंगी। एशिया की सबसे बड़ी कांवड़ी यात्रा में ऑपरेशन सिंदूर भी चर्चा में है। दिल्ली से आए 6 कांवड़ियों के एक ग्रुप ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम के शहीदों की याद में कांवड़ लेकर हरिद्वार से दिल्ली के लिए रवाना हुआ है। इस ग्रुप में सभी युवा हैं और जो कांवड़ है उसमें एक तरफ वायुसेना का जवान तो दूसरी तरफ बीएसएफ के जवान के चित्र लगाए गए हैं। दोनों को ही जवानों के कपड़े पहनाए गए हैं और भारतीय ध्वज के साथ ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम के शहीदों की याद में लिखी कांवड़ के साथ गंगाजल लेकर रवाना हुए हैं। तो बता दें कि कांवड़ यात्रा के दौरान अलग अलग रंग और तस्वीरें देखने को मिल रही है और इस बार कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़िए ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम को लेकर पहुंचे और संदेश देते हुए नजर आया। तो गंगाजल लेकर दिल्ली के लिए ग्रुप रवाना हो गया है। मन में ऐसे आ गया था। वैसे तो मैं कांवड़ लेके आता था, मेरे को 14 साल हो गए, लेकिन इस बार मैंने सोचा कुछ अपने आर्मी भाइयों के लिए लेके जाएंगे जो शहीद हुए उनकी यादों में लेके जाएंगे, तो इसलिए माइंड में आया थोड़ा सा ये सेटअप करा। पैदल ही जाऊंगा, अभी तक तो कोई परेशानी नहीं है। बाकी देखो बाबा की कृपा है। संदेश यही है, आर्मी को सपोर्ट करो। आर्मी हमारे बॉर्डर पे हमारे लिए सेवा पूरी रात लगी रहती है, पूरे दिन लगी रहती है। अभी आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर में कितना हमारे आर्मी भाइयों ने कितना सपोर्ट करा हमें, ताकि हम चैन की नींद सो सके। तो अपने भाई आर्मी भाइयों के लिए ये तो एक एयरफोर्स आर्मी है, ये बीएसएफ है, दोनों है। दोनों ने इस टाइम पे भी अपने ऑपरेशन सिंदूर में दोनों ने अपनी अच्छी प्रेरणा निभाई, तो इन दोनों को ही हमने लिया। बोलिए कांवड़ है हमारे शहीद, ये पहलगाम में हमला हुआ था, जो हमारे शहीद फौजी हैं जो उनकी याद में ले जा रहे हैं हम ये कांवड़। बोले हम ये संदेश देना चाहते हैं, हमारे लिए दिन रात जो आर्मी बॉर्डर पर खड़ी हुई है उनके लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। हमारे से जितना होता है हम उतना कर रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए i24। नमस्कार।